कोई इसका सुराग नहीं लगा सकता है, और अगर लगा ले तो इसे आसानी से खोल नहीं सकता है। ये आपने अच्छा किया है। मांझी और दूसरे लोगों से बात करके मैंने फोन बंद कर दिया। सवेरा से बात करने का सवाल भी पैदा नहीं होता था। उसे मैं सिर्फ बराह रास्त कॉल कर सकता था। मैंने अब साबिर से बात करने का फैसला किया। मैं दबे कदमों उसके कमरे तक आया, बगैर आवाज के कुंडी खोली और अचानक दरवाजा खोल दिया। कुर्सी पर बैठा हुआ साबिर चौंका। शाजिया बिस्तर पर नींदराज थी, उसकी हालत खासी बेहतर लग रही थी। मेरे अचानक दरवाजा खोलने से वो खौफजदा नजर आने लगी। मैंने साबिर से कहा, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उसने नागवारी से कहा, तुमने हमें धोखा देकर यहाँ कैद किया है, और इस तरह अचानक अंदर क्यों आए? बकवास करने के बजाय बाहर आ जाओ। मैंने उससे घूरा। अगर तुम अपनी बेटी के सामने बेइज्जती कराना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। बादल ने फासले वो बाहर आया, मुझे खाली कमरे में लाया और अचानक इसे पीछे से धक्का देकर मुंह के बल गिराया और उसके पुष्ट पर घुटना रखते हुए उसकी तलाशी लेने लगा। वो चीखा, ये क्या कर रहे हो? मैं कोई जवाब दिए बगैर अपने काम में लगा रहा। वो गालियां देने लगा। उसके पास कुछ नहीं था। मैंने घुटना हटा लिया। वो मुश्किल से उठा और चीखा, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं पीछे हटा और अचानक बाहर निकलकर दरवाजा बंद कर दिया। तो दरवाजा पीटने और चोट करने लगा। उसके समझ में आया कि शाजिया बेचारी बाप की चीखों पुकार से परेशान थी। मुझे देखकर हज़ियानी अंदाज में चीखने लगी। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे नजरअंदाज करके साबिर के सूटकेस की तलाशी ली। इसमें भी कोई हथियार नहीं था। मैं मुतमईन नहीं था, इसलिए आप पूरे कमरे की तलाशी ली, और बिलाखिर मुझे बेड के पांव वाली तरफ से गद्दा हटाने पर वो छोटा सा रिवाल्वर मिल गया जिसे साबिर ने यहाँ छुपाया था। सिर्फ रिवाल्वर मिल जाने से मेरा इत्मीनान नहीं हुआ था। मैंने बाकी कमरे की तलाशी भी ली और फिर शाजिया से कहा, उठो, तुम्हें तुम्हारे बाप के पास जाना है। वो लरजते कांपते हुए खड़ी हो गई। उसके मुंह से अजखुद डरी डरी आवाजें निकल रही थी और उसकी हालत अफसोसनाक थी, लेकिन मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसे अपने बाप का किया धरा भुगतना पड़ा था। मैं उसे भी खाली कमरे में लाया। साबिर दरवाजा खुलते ही छपटा, लेकिन शाजिया और मेरे हाथ में अपना रिवाल्वर देखकर चौंक गया। मैंने रिवाल्वर नुमाया किया। इसे पहचानती हो? इसे मैंने तुम्हारे कमरे के बेड के नीचे से बरामद किया है। उसने सर हिलाया और शिकस्त खौरदान नजर आने लगा। तुमने इसे तलाश कर लिया। हाँ, तुमने मुझे धोखा दिया, बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, अपनी और अपनी बेटी की जान बचाने का। कैसा मौका? उसने खुश्क लबों पर जुबान फेरी। साबिर, मुझे महरूद तलाश करके ला दो, ये इसके बारे में यकीनन इत्तला दो, इसके कबीले को तलाश करो। मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? तुम कर सकते हो, तुम्हारे रास्ते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्यों करूँ? अगर तुम्हें अपनी बेटी प्यारी है तो तुम्हें यह काम करना होगा। मैंने फैसला कुल्लाद ने कहा, तब तक शाजिया हमारे पास रहेगी। ये सुनते शाजिया ने फिर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। साबिर ने मेरी तरफ देखा। ये नहीं रह सकती, ये मर जाएगी। नहीं मरेगी, तुम उसे समझा सकते हो। मैंने कहा, तुम्हारे पास आज रात तक की मोहलत है। अगर तुमने कल तक फैसला नहीं किया तो मैं तुम दोनों को मुर्शिद के हवाले कर दूंगा। साबिर लर्ज का, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम खुद उसके पास जाने का सोचो तो ठीक है, और मैं इसके हवाले करूं तो गलत है। मैंने तंज किया और कमरे से निकल आया। दरवाजा बाहर से बंद करके मैं नीचे आया तो मानी निशिस्तगाह में बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा। शोभी, ये लड़की क्यों चीख रही थी? तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं इससे कोई गैर इंसानी सलूक कर रहा था? मैंने किसी कदर सख्त लहजे में पूछा, क्योंकि मानी का लहजा शक वाला था। वो बुकला, नहीं चिल्ला रही, मेरा मतलब वो क्यों चिल्ला रही है? मैंने उसे कोठी भेजने का फैसला किया और वो अपने बाप से अलग होने को तैयार नहीं है। कोठी क्यों भेज रहे हैं? बेटू कभी मुझसे इस तरह सवाल नहीं करता था। इसे मालूम था मुझे जो मुनासिब लगेगा मैं उसे बता दूंगा। मानी इससे मुख्तलिफ मिजाज का था। इसने जिंदगी में कभी मार धाड़ नहीं देखी थी, इसलिए वैसी बातों पर परेशान हो जाता था। मैंने उस बार नरमी से कहा, बरखुदार, तुम इस किस्म के मामलात में अपने जहन पर ज्यादा जोर मत दो, इससे तुम्हें सिवाय परेशानी के और कुछ हासिल नहीं होगा। और क्या, तुम कंप्यूटर चलाओ, गेम खेलो और मजे करो। बीतू बोला। शोभी का मामला शोभी जाने। मानी खामोश हो गया, लेकिन मैंने महसूस किया कि मुतमईन नहीं था। शायद उसके ख्याल में हमने साबिर और उसकी बेटी को यहाँ कैद करके ज्यादती की थी। पहले वो ऐसा समझता था तो समझता रहे। सफीर अपने पास तमाम इकसाम की दवाइयाँ रखता है। मैं इसके कमरे में आया तो मुझे दवाओं की शेल्फ में मतलूबा गोलियां मिल गई। ये नींद की गोलियां थी। मैंने इसमें से 5 गोलियां निकाल ली और बीतू के हवाले की। खाने के बाद कॉफी बनाना और इसमें ये गोलियां मिलाकर साबिर और उसकी बेटी को दे देना। हमने समझ गया। मानी के चेहरे पर सवालिया निशान नजर आया था, लेकिन उसने जुबान नहीं खोली और अच्छा हुआ, वरना वो मुझसे झाड़ खाता। सुबह वाक़े के बाद